हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, अपने सिलेबस को टाइमली कवर कर रहे होंगे और अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। मैं चैप्टर नंबर 3 की सीरीज़ मेटल और नॉन मेटल को लेकर चल रहा था, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट समझ ली थी कि मेटल और नॉन मेटल हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस मेटल और नॉन मेटल की पहचान क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अगर इन्हें आंखों से देखा जाए तो देखते कैसे पहचान लिया जाए कि ये मेटल है या ये नॉन मेटल है। तो आज हम इन्हीं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे बाय एक्सप्लेनेशन, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दिखा रहे हैं वो ऐसा क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब बेसिकली शाइनी नेचर के होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में शाइन करते हैं। मीन्स जैसे ही उन पे लाइट आकर टकराती है तो वो शाइन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के घर में तांबे का लोटा होगा, तांबा, तो ये क्या है, तांबा एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। तो जब कॉपर पे लाइट स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइकिंग से वो शाइनी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, मेटल शाइन कर ही क्यों रहा है। देखिए, हम सब ने 9th क्लास में पढ़ा था कि मेटल्स बेसिकली जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनकी इंटरनल कुछ स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर पार्टिकल्स हैं। कोई भी हमारे पास बड़ी चीज़ है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पूरे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए तांबे का बर्तन है, तो अब जो ये तांबे का बर्तन है ये अंदर से तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। तो अब इस पार्टिकल में क्या होगा, ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल जैसे ही हीट मिलती है, जैसे ही इन्हें एनर्जी मिलती है, ये उस एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। और स्टोरेज की वजह से, या साथ में कहूँ कि शाइनी और स्लिपरी सरफेस होने की वजह से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से, जब लाइट इनके पास आती है तो कुछ लाइट इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोबारा समझिए क्या बात कही जा रही है कि मेटल शाइनी सरफेस क्यों शो करते हैं। मेटल बेसिकली बहुत ज़्यादा चमकदार है। क्यों होते हैं वो चमकदार, उसका रीज़न क्या है कि इनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल की अगर मैं हल्की सी डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दूं तो मेटल कौन है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जिसमें है वो कौन है, हमारे मेटल्स। सोडियम मेटल है क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। मैग्नीशियम मेटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के अंदर टेंडेंसी क्या है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है लूज करने की। अब एक बात बताइए, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं वो लूज कैसे कर लेगा। तो जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के पास में, यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम सब ने स्ट्रक्चर पढ़ा था 9th क्लास में। इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। अब लाइट रिफ्लेक्ट करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करवा दिया। अब जब तक इस पर एनर्जी लग रही है तब तक तो ये दिखाएगा ना एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी, दो काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है थोड़े अमाउंट में और एनर्जी रिफ्लेक्ट भी कर रही है, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो जो ये एब्जॉर्प्शन हो रही है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ऊपर वाली लेयर को शाइनी दिखाता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुई है एनर्जी की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही मेटल को शाइनी होने पर मजबूर करता है। दैट मीन्स कि ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है ये मेटल को शाइनी होने में
हेल्प करता है। और इस मेटल के अंदर क्या खास क्वालिटी थी जिसकी वजह से शाइनी हुई? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना होता तो मेटल शाइनी नेचर शो ना करते। सेम एज नॉन मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मेटल की टेंडेंसी क्या है, मेटल की पहचान क्या है? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। पर नॉन मेटल की पहचान क्या है? वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो नॉन मेटल भी शाइनी सरफेस शो कर ही नहीं सकता। तो मेटल शाइनी सरफेस क्यों शो कर रहा है? क्योंकि मेटल के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आया? तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और साथ में रिफ्लेक्ट भी करेगा एनर्जी को, क्योंकि प्लेन सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है। और आप सभी ने रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर के अंदर ये बात समझी है कि जब भी एनर्जी को स्मूथ सरफेस मिलता है तो वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो सारी एनर्जी तो रिफ्लेक्ट नहीं करी, थोड़ी एब्जॉर्ब हो गई और थोड़ी रिफ्लेक्ट कर गई। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उस एनर्जी की वजह से मेटल कौन सी प्रॉपर्टी शो कर देता है? शाइनी प्रॉपर्टी। पर इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ज़्यादा देर तक मेटल शाइनी सरफेस में नहीं रहता। ऐसा क्यों? हमने क्या लिखा है कि प्योर स्टेट के अंदर, इन प्योर स्टेट के अंदर मेटल शाइनी सरफेस शो कर रहा है। पर आप सबको पता है कि मेटल के अंदर एक टेंडेंसी होती है कोरिजन की, जिसकी वजह से हवा, हमारी नेचर की एयर, उसके साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके या तो ऑक्साइड बना लेती है, या कार्बोनेट बना लेती है, या सल्फाइड बना लेती है। इन तीन में से एक ही काम हो सकता है, जिसको हम कोरिजन प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर करते हैं। वो कोरिजन प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन कर रही है कि मेटल के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो आसपास की एयर से बचा रह सके। आसपास का जो मॉइस्चर है वो उस मेटल से मिल करके उसको जंग लगवा देता है, और जंग लगवा करके या तो वो ऑक्साइड बनाएगा, जैसे मैग्नीशियम के साथ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन के साथ होता है आयरन ऑक्साइड, या फिर कार्बोनेट बनवा लेगा, या फिर सल्फाइड बनवा लेगा। तो मेटल बेसिकली ज़्यादा समय तक शाइनी नहीं रहता, उसके ऊपर एयर का इफेक्ट होता ही होता है। एग्जाम्पल दूं तो सिल्वर और गोल्ड है। क्या सिल्वर और गोल्ड हमेशा ही चमकदार रहते हैं? नहीं, वो थोड़े समय बाद धुंधले पड़ जाते हैं, सिल्वर काली पड़ जाती है, गोल्ड भी थोड़ा सा पैल येलो में चल जाना शुरू कर देता है। इसका रीज़न क्या है कि एयर उन मेटल्स के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। आप जो वो तांबे का लोटा लेकर आए हो, उस तांबे के लोटे के अंदर भी वो शाइन हमेशा तो नहीं रहती ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एयर का इफेक्ट हो गया। तो जो ये शाइनी नेचर है ये हमेशा नहीं रहता, इसे बार बार पॉलिशिंग की नीड होती है। क्यों? क्योंकि बार बार जो एयर है वो उसके ऊपर अपनी रिएक्शन दिखाती जाती है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी निकली मेटल की, वो क्या निकली कि मेटल्स के पास में शाइनी नेचर होता है। और ये नेचर किसकी वजह से था? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट मीन्स अगर मैं मेटल की डेफिनेशन के बारे में बात करूं, अगर मैं मेटल की डेफिनेशन के बारे में बात करूं, मेटल कौन है? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी होगा वो मेटल के अंदर कंसीडर करेगा। ये इसकी डेफिनेशन का अंग है, पर ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं है। इन सब बातों से मिल करके डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो मेटल की कैटेगरी में आ रहा है। और मेटल की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? शाइनी नेचर। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। मेटल जो है वो जनरली हार्ड इन नेचर होते हैं। देखिए, इस बात के बारे में अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो मेटल की जो बॉडी होती है उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें भी हमने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, और आप लोग देख पा रहे हैं यहां कितना कम स्पेस है। मींस मेटल के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स है, मीन्स पार्टिकल को बांधने वाली फोर्स, पार्टिकल कंबाइनिंग जो फोर्स है, पार्टिकल को जो कस के बांध के रखती है, वो बहुत ज़्यादा है। मेटल्स के अंदर हमारी जो पार्टिकल्स को कंबाइन करने की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मेटल किस फॉर्म में नज़र आते हैं, जनरली हार्ड फॉर्म के अंदर। मींस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होने की वजह से मेटल जनरली हार्ड होते हैं। पर इस बात के अंदर अगर मैं थोड़ी सी बात को ऐड करूं तो हर मेटल हार्ड नहीं होता, यहाँ पर एक्सेप्शन है। जनरली सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। ये तीनों है तो मेटल, पर हर एक जगह पर सभी बातें प्रूव नहीं होती। इन तीनों के अंदर बाकी सब प्रॉपर्टी तो मैच करती है। शाइनी नेचर मैच कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी मैच कर रही है, रिएक्टिविटी मैच कर रही है, पर ये जो सॉफ्टनेस वाला नेचर है ये इनके अंदर मैच नहीं कर रहा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज ज़्यादा मैच होने की वजह से इन्हें कंसीडर मेटल में ही किया गया है, पर एक्सेप्शन के साथ। मीन्स वैसे तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, पर ये तीन ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो मेटल हार्ड फॉर्म में हमें नहीं मिलते। जनरली ये हमें किस फॉर्म में मिल रहे हैं, सॉफ्ट इन नेचर में, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ की मदद से काटा भी जा सकता है। मींस जो जनरली हार्ड वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास तीन एक्सेप्शनल केस आए हैं जो क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट नेचर शो कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो क्या है, दे आर मैलिएबल। ये नाम आप लोगों ने बिल्कुल न्यू सुना होगा, ये नाम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा न्यू होगा। मैलिएबल क्या होता है? बेसिकली जब मेटल थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मेटल किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट में, पतली पतली चदरों में कन्वर्ट हो जाए, कौन, मेटल, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मैलिएबल प्रॉपर्टी। और जब मेटल वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रॉपर्टी को डक्टाइल प्रॉपर्टी कहा जाता है। मींस जब हमारा मेटल पतली शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है वो मैलिएबल कहलाता है, और जब हमारा मेटल वायर्स के अंदर कन्वर्ट होता है वो डक्टाइल कहलाता है। आप सबने देखा होगा हमारे घर में जितनी भी वायर्स हैं वो सब मेटल की बनी होती हैं। हमारे घर में जितनी भी शीट्स हैं, अब शीट, बाल्टी पे भी तो शीट ही है, आपकी जो बाल्टी बनी है, आप लोगों के घर में जो बकेट्स हैं, ये सब शीट की मदद से ही तो बने हैं। मेटल को पहले पीटा, उसको कन्वर्ट करा शीट के अंदर, और फिर उसको जोड़ दिया। तो ये जो शीट वाली प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मेटल के अंदर ही है। आपका जो गिलास है, आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, ये सब यूटेंसिल्स इस मैलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से ही तो है। मींस मेटल के अंदर एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, दैट इज कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ऐसा क्यों है कि इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब इनके ऊपर हैमरिंग करी जाती है, जब इन पे हथौड़ा मारा जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉन्ड टूटता तो नहीं है पर अपनी शेप बदल लेता है। इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है, जो कंबाइनिंग फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा फोर्स होने की वजह से बॉन्ड टूटता तो नहीं मेटल्स के अंदर, पर जब उन पे हैमरिंग होती है तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, और उसी शेप चेंज करने का नतीजा कौन है, मैलिएबल। मींस जब हथौड़े से वार करा जाए मेटल के ऊपर तो बॉन्ड नहीं टूटा, सिर्फ शेप चेंज हुई, और कौन सी प्रॉपर्टी दिखा दी, मैलिएबल प्रॉपर्टी। पर इसके अलावा अगर मैं डक्टाइल प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपने देखा होगा आपके घर में जितनी भी वायर्स हैं वो सब मेटल की बनी हुई है। आप सबके बाहर जितने भी ये मेन एनर्जी पावर प्लांट्स हैं, इन सब में भी मेटल की ही वायर्स लगी हुई हैं। अब वायर भी मेटल से ही बनी है। ये किस प्रॉपर्टी के अंदर आता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करती है कि मेटल अपने आप को वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। यहां शीट्स में कन्वर्ट करा, यहां वायर्स के अंदर कन्वर्ट करा, यहां हैमर ने कन्वर्ट करवाया, पर यहां हीट करके कन्वर्ट करा जाएगा।
आप सबने देखा होगा बेसिकली जो वायर्स बनती हैं वो कैसे बनती है, आपके मेटल को डाल दिया गया, अब उसको हीट करा जाएगा, वो पिघलने लग जाएगा मेटल, और उसको इतना पिघला लेंगे कि अगर उसको किसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में से क्रॉस करवाएंगे तो वो वायर की शेप ले लेता है, और जैसे ही वो बाहर आएगा तो ठंडा होना शुरू करेगा, और जैसे ही हल्का सा भी ठंडा पड़ा मेटल सख्त होना शुरू हो जाएगा हार्ड वाली प्रॉपर्टी की वजह से। तो जितनी भी वायर्स बनी हैं वो सब आपकी डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से बनी है। ऐसा कहा गया है कि 1 ग्राम गोल्ड, आपका जो 1 ग्राम गोल्ड है वो 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी है कि 1 ग्राम गोल्ड, बस सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड जो है 2 किलोमीटर लंबी वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटल के अंदर कितनी ज्यादा अमाउंट में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। इसको डक्टाइल के साथ साथ डक्टिलिटी भी बोल दिया जाता है, और मैलेबल को मैलेबिलिटी। तो मैलेबल प्रॉपर्टी शीट्स में कन्वर्ट होना, डक्टाइल प्रॉपर्टी वायर्स में कन्वर्ट होना। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी करंट कंडक्ट कर रहा है, जो भी हीट कंडक्ट कर रहा है, वो सब किस में कंसीडर करे जा रहे हैं, मेटल्स के अंदर। तो जो ये प्रॉपर्टी है कि जितने भी सब्सटेंस जो करंट को कंडक्ट कर रहे हैं, जो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, वो सब मेटल के अंदर कंसीडर करे गए। इसमें कार्बन भी एक एक्सेप्शन है, कार्बन हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करता है, पर वो है नॉन मेटल। तो मेटल की खासियत क्या है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्योंकि बोर्ड यहां से क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपका मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो कैसे है, कि आपका मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो कैसे है, आपका मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो कैसे है। अब जरा दोबारा से हम अपने मेटल की स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। हम सबने पढ़ा था कि हमारे मेटल के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यस, हमने यही बात तो कही थी कि मेटल के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज के फ्लो होने का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। हम सब ने अपने चैप्टर नंबर 11 साइंस इलेक्ट्रिसिटी में ये बात पढ़ी है कि फ्लो ऑफ चार्ज कौन है, करंट है ना। फ्लो ऑफ चार्ज हमारा करंट है, वही इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब क्या होगा, मेटल को जब हमने करंट दिया, मेटल को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेटल के अंदर ये टेंडेंसी है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली। फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी। तो अब करंट की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करी उसने यहां पर, ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ये क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और एनर्जी के ट्रांसफर का मींस क्या है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। इसी वजह से मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी है। आप सब लोगों ने ये बात देखी होगी कि बेसिकली हमारी जितनी भी वायर्स हैं, जितनी भी हमारे घरों में तारें लगी हुई हैं, वो सब मेटल की बनी हुई है। क्यों, क्योंकि मेटल्स के अंदर ही ये टेंडेंसी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, जिसकी वजह से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का नेचर सिर्फ मेटल में ही क्यों है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेन अगर रीजन इस बात का बोर्ड आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो रही है, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये बात किसके लिए थी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब आते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए। अब अगर मैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करूं कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो अभी भी रीजन वही आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही होंगे अभी भी रीजन, पर अब रीजंस में थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल पहले के टाइम में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी ने एकदम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तुरंत अगले को दे देता है। यही हो रहा था, हर एटम के पास में अपने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही इस वाले ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी करंट वाली, वो एनर्जी एकदम से दूसरे को ट्रांसफर कर दी, दूसरे ने तीसरे को। बस हीट के अंदर क्या फर्क हुआ,
हीट के अंदर क्या फर्क हुआ, हीट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में जितनी ताकत थी उस हीट को एब्जॉर्ब करने की, पहले उसने उतनी ताकत एब्जॉर्ब कर ली। अब मान लो हमारे पास में ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल में बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर मान लो ताकत थी 5 मिनट हीट एब्जॉर्ब करने की, इसने 5 मिनट तक हीट एब्जॉर्ब करी। अब जैसे 5 मिनट पूरे होंगे, इसकी तो स्टोरेज फुल हो गई ना, इसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब करने की ताकत थी वो भर गई पूरी तरह से। अब क्या होगा, अब ये हीट अगले में ट्रांसफर होगी, धीरे धीरे करते 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 लास्ट तक पूरी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब भी अपने किसी मेटल को या उदाहरण के लिए लोहे को गर्म करते हो तो धीरे धीरे वो पूरा लोहा गर्म होता है ना। आप लोगों ने चम्मच गैस पर रखी, चम्मच गर्म हो रही है, क्या एकदम से चम्मच पूरी गर्म हो जाती है? नहीं, वो धीरे धीरे गर्म हो रही है। उसका रीजन क्या है, पहले स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन्स आपकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स उस हीट एनर्जी को धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं। मेटल्स के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। गर्म होने की ताकत या पिघलने की ताकत, बॉयल उबलने की ताकत, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनको पिघलाना, इनको उबाल लगवाना, इनको गर्म करने वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। पर इनके अंदर ये टेंडेंसी जो है हीट कंडक्ट करने वाली, ये इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। मींस लगभग 90% जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेटल की किसकी वजह से है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शाइनी सरफेस दिखा रहा है, यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हीट कंडक्ट करवा रहा है, यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है। मींस अगर मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, मेटल आर सोनोरस। मींस अब इस सोनोरस का मींस क्या है कि अगर हम मेटल को पीटते हैं तो हमें तीखी साउंड आती है। यहां सोनोरस का मींस क्या है, तीखी साउंड। आप सबके स्कूल्स में बेल लगी होगी, अब जब बेल को रिंग करा जाता है तो तीखी सी साउंड आती है। तीखी साउंड क्यों आई, क्योंकि वो मेटल को मारा गया है। आप लोगों की जो स्कूल्स में रिंगिंग बेल लगी हुई है वो सब मेटल से मिलकर बनी है ना, और मेटल को जब भी मारा जाता है किसी और सब्सटेंस या किसी और मेटल के थ्रू तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा तीखी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो तीखी साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो होते हैं वो भी किस में कंसीडर होते हैं, मेटल के अंदर। अब नॉन मेटल की बात करें, लकड़ को लकड़ से मारो, क्या तीखी साउंड आएगी? नहीं आएगी। पानी के अंदर किसी लकड़ को मारो, तीखी साउंड नहीं आएगी। पर लोहे को लोहे से मारो, कितनी तेज तीखी साउंड आएगी। दैट मीन्स सोनोरस प्रॉपर्टी मेटल के अंदर है, वो तीखी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है हाई डेंसिटी। इनके अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ये तो अभी अभी हमने हर स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इनके अंदर जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अंदर स्पेस बहुत कम है, इस वजह से डेंसिटी कैसी है उनकी, हाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दे आर जनरली सॉलिड। ऑब्वियसली जब इंटर पार्टिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये सब किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में। पर मरकरी, जिसको आप मर्क्यूरी भी कहते हो, ये बेसिकली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। मेटल जनरली हार्ड है, पर मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जो बेसिकली लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मीन्स मेटल की प्रॉपर्टी कि वो सॉलिड इन नेचर है, वो हार्ड इन नेचर है, पर उस प्रॉपर्टी को मरकरी एक्सेप्ट नहीं करता, वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी पे आते हैं, दे आर टू रिएक्टिव। मीन्स ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि कई बार ये हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सोडियम को हवा में नहीं रख सकते, उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। पोटेशियम, ये हवा के साथ में रिएक्शन शो कर देते हैं। मींस मेटल्स जो हैं जनरली हर बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर है। मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी पे बात करूं तो जितने भी मेटल्स हैं
इन सब का कलर बेसिकली ग्रे या सिल्वर होता है। ये बेसिकली ग्रे या सिल्वर कलर में मिलते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, तांबा आपका कॉपर वो येलो कलर में मिलता है हमें, ब्राउन येलो कलर में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सभी मेटल्स की, तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो आप लोगों के ग्रे या सिल्वर कलर में मिलते हैं। तो ये हमारे पास में 10 प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। आई होप आपको ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज समझ आई होगी, जहां पर आप लोगों ने ये बात अच्छे से समझी कि मेटल्स बेसिकली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज शो कर पा रहा है। और ऑब्वियसली डेफिनेशन में भी हमने बात करी मेटल है कौन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। अब बढ़ते हैं नॉन मेटल की तरफ, और अब आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पर। देखिए मेटल कौन थे जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, और नॉन मेटल कौन है जिसके पास में कम इलेक्ट्रॉन है, जिसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। मेटल इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता करता है। दैट मीन्स कि वहां मेटल के केस में हमारे पास में जो जो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से थी, अब वो प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई। तो एक बार नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। सबसे पहला, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। जितने भी नॉन मेटल है वो सब चमकदार नहीं होते। एक्सेप्शन भी है, आयोडीन एक एक्सेप्शन है, आयोडीन नॉन मेटल है, पर फिर भी वो लिक्विड हो करके बहुत ज़्यादा शाइनी वॉयलेट कलर का दिखता है, इंडिगो कलर का दिखता है, डार्क ब्लू कलर का दिखता है, तो लस्ट्रस नहीं है। पर आयोडीन जो है बेसिकली हमारे पास में आयोडीन लस्ट्रस नेचर शो करता है। नेक्स्ट, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। नॉन मेटल के अंदर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बेसिकली लिक्विड और गैस दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से ये बेसिकली सॉफ्ट और ब्रिटल नेचर के होते हैं। अब जो सॉफ्ट और ब्रिटल है उसको हथौड़ा मारेंगे तो अचानक से टूट जाएगा, है ना। तो इसी वजह से ना तो ये मेलेबल होते ना ये डक्टाइल होते। बेसिकली हमारे पास में जो नॉन मेटल है ना ये मेलेबल है ना ये डक्टाइल है। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कैसे कंडक्ट होगी। बेसिकली हमारे पास में जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, पर ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अंश है, कार्बन का एलोट्रोप है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके दिखाता है। ये सोनोरस नहीं होते, मीन्स जब इन्हें आपस में टकराया जाता है तब ये तीखी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट बोरॉन, डायमंड और ग्रेफाइट के। इवन डायमंड तो हमारा सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट भी कहा गया है। सबसे हार्डेस्ट अगर एलिमेंट की बात करें तो डायमंड मोस्टेस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट है, इससे हार्ड कोई नहीं है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का नेचुरली होता है, पर बोरॉन, डायमंड और ग्रेफाइट के केस में ये बात बदल जाती है। इनकी डेंसिटी लो होती है और कमज़ोर होने की वजह से मेटल की तरह ये हाई स्ट्रेंथ शो नहीं करते, ये लो स्ट्रेंथ वाले होते हैं, इनकी ताकत बहुत ज़्यादा कम होती है और जनरली रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लास, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने बेसिकली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझा, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझा और समझा कि कैसे एक्सेप्शन केस मेटल में भी एग्जिस्ट करते हैं और नॉन मेटल में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड सेक्शन में से यहां से क्वेश्चन अराइज होता है और इन एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है। तो आई होप आप सभी को मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू क्लास।